relative atomic masses. So relative atomic masses are the average masses of the isotopes. अगर मैं बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में बोलूँ, अगर किसी भी एलिमेंट का आपको एक रिलेटिव एटॉमिक मास पता करना है कि उस एलिमेंट का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या आएगा, तो उसके लिए दो चीजें होती है. एक पहली चीज, पहले तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि एवरेज मास ऑफ द एलिमेंट विच इज टू बी डिवाइडेड बाय द मास ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप. तो कार्बन 12 हम लोगों को पता है कि वी हैव ऑलवेज टेकन कार्बन 12 आइसोटोप एज द आइडियल और वी कैन से स्टैंडर्ड. तो कार्बन 12 आइसोटोप को स्टैंडर्ड अज्यूम करके अगर आप बाकी चीजों को एवरेज मतलब उसके कंपेरेटिवली कैलकुलेट करते हुए चलोगे तो आपको एब्स्ट्रैक्ट मासेस या फिर एब्सोल्यूट मासेस या फिर एब्सोल्यूट एटॉमिक मासेस मिलते जाते हैं. तो जब हम बात करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास की तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आइसोटोपिक कॉन्ट्रीब्यूशन ऑल्सो. फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल एग्जाम्पल है कि क्लोरीन की अगर बात करते हो तो क्लोरीन के दो आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं. एटॉमिक नंबर इसका भी 17 है, एटॉमिक नंबर इसका भी 17 है, लेकिन ये वाला 35 होगा और ये वाला 37 होगा. तो एक ही एलिमेंट है, उसके दो अलग अलग आइसोटोप्स एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो आप टोटल मतलब एक रिलेटिव एटॉमिक मास क्या कंसिडर करेंगे क्लोरीन का. तो जब आप उसका क्लोरीन का रिलेटिव एटॉमिक मास की बात करते हैं तो आप क्या लिखते हो, क्लोरीन हैज एन एटॉमिक मास ऑफ 35.5. और ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो है ये 75% एग्जिस्ट करता है और ये जो है ये 25% एग्जिस्ट करता है. तो ओवरऑल कैलकुलेशन के हिसाब से जो एटॉमिक एवरेज एटॉमिक मास आता है वो 35.5 आता है फॉर द क्लोरीन एटम. वेरास अगर आपको फॉर्मूला वाइज जाना है तो फॉर्मूला वाइज बता सकती हूँ मैं. रिलेटिव मास ऑफ एन एलिमेंट के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, जो IUPAC में जनरली यूज किया जाता है. तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इक्वल्स टू एवरेज मास. और एवरेज मास मतलब ऐसा कुछ, ठीक है, एवरेज मास मतलब ऐसा कुछ जो आइसोटोपिक कैलकुलेशन ऑलरेडी की हुई है. एवरेज मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ C12 आइसोटोप. क्योंकि कार्बन 12 आपने क्या लिया हुआ, स्टैंडर्ड लिया हुआ है, तो उसके आप लोग हमेशा कंपेयर करते हुए चलोगे. एक और एग्जांपल अगर लिया जाए, अगर इसी में आपको एक और एग्जांपल लेना है तो हाइड्रोजन के भी मास होते हैं, बराबर. तो हाइड्रोजन के भी 3 एग्जिस्ट करते हैं. ये है प्रोटियम, ये है ड्यूटेरियम और ये है ट्रीटियम. ये कितना एग्जिस्ट करता है, 99.9% एग्जिस्ट करता है. ये कितना एग्जिस्ट करता है, 0.01%. एंड ये तो है थोड़ा सा ट्रेसेस में. तो जब आप हाइड्रोजन का एक एवरेज एटॉमिक मास लिखते हो ना तो कितना लिखते हो, 1.008 लिखते हो. तो 1.008 जो है वो एवरेज एटॉमिक मास है विथ रिस्पेक्ट टू द आइसोटोप्स एग्जिस्टिंग एंड ऑल्सो विथ रिस्पेक्ट टू द अबंडेंस दे आर एग्जिस्टिंग. आप ऐसा नहीं कर सकते कि एक इसका एटम ले लिया, मतलब एक इसका ले लिया, 2 इसके ले लिया और 3 इसका. कैलकुलेशन के लिए हम लोगों ने मासेस यूज कर लिए. यू कैन नॉट टॉक अबाउट और यू कैन नॉट टेक दैट डायरेक्टली. You have to check whether the abundance is that much or not. For example, अगर Cl35 है, ठीक है, तो क्लोरीन 35 का अगर मैं एक ले लूं और क्लोरीन 37 का अगर मैं एक ले लूं तो एवरेज तो 36 आना चाहिए था ना. 35 + 37 डिवाइडेड बाय 2 करके देखो, 36 आएगा उसका एवरेज. लेकिन आपका मास कितना आता है, 35.5. तो आप क्या कर रहे हो, what is the actual meaning of this relative abundance is relative atomic masses that you have to take the abundance also in consideration. 75% of chlorine 17 or chlorine 35 is existing, so you have to take the 75% also there. अगर आप 1-1 कैलकुलेशन भी कर रहे हो ना तो आपको इसका 75% के हिसाब से करना पड़ेगा और इसका 25% के हिसाब से करना पड़ेगा, तब जाके आपका कैलकुलेशन जो है वो परफेक्टली आता है. So this is how you are going to calculate the relative atomic masses. अब इसके लिए भी आप लोग स्पेक्ट्रोमीटर यूज कर सकते हो, बहुत आसानी से स्पेक्ट्रोमीटर से पता किया जा सकता है. अदर देन दैट आइसोटोप, इनका बहुत एप्लीकेशंस है. C13 C14 जो रहते हैं ना, तो C14 का एप्लीकेशन क्या है, वो कार्बन डेटिंग के काम आता है. तो आइसोटोप्स आर वेरी वेरी यूजफुल ऑल्सो एट द सेम टाइम. अगर वो एरर्स क्रिएट करते हैं तो वो यूजफुल भी बहुत होते हैं. सो दिस इज एवरीथिंग अबाउट रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ अ पर्टिकुलर एलिमेंट. क्लोरीन का एग्जाम्पल लिया, हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लिया और ये फॉर्मूला दिया हुआ है आप लोगों को. तो इस फॉर्मूले से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं अगर गिवन क्वांटिटीज रही तो.